SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, इस तरह का बहुत सारा रिएक्शन कवर हो चुका है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और भी बहुत सारा रिएक्शन कवर हो चुका है। बट अभी तक कहीं पे भी हम लोग कहीं कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे थे। एक जगह केवल अभी तक बात किया है, तुम लोग को बोला भी था कि अभी इस चीज का हम लोग केवल एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे शुरुआत में डिस्कस किया था, अगर तुम लोग को याद हो, मोनोक्लोरिनेशन वाला पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ये जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कशन किए थे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के डिस्कशन के पॉइंट पे ये चीज आया था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। और बोला था उस टाइम पे कि जब हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के टाइम पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो फ्री रेडिकल ऑल्दो जैसे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और मैकेनिज्म में भी ज्यादा कुछ रहता नहीं है इसमें, बस एक ही गिन करके इसमें टोटल 10 रिएक्शन है, जिनको एक एक करके डिस्कस करना होता है, और उन 10 में से एक्चुअल में 3 ही रिएक्शन है जो काम किया है, बाकी रिएक्शंस को यूज किया भी नहीं जाता है। बट इन केस कभी सवाल आ जाए, तो इसलिए हम लोग उन डिस्कशन को यहाँ पे यूज कर लिया करेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना सबसे पहले, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले पार्ट में हम लोग का जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग को डिस्कशन करने के लिए वो रिएक्शन बोल सकते हैं, ऑल्दो है तो नेम रिएक्शन, लेकिन इतना छोटा सा यूनिक नेम रिएक्शन है कि इसको नेम रिएक्शन ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुर्ज रिएक्शन के बाद एक सिमिलर टाइप का रिएक्शन होगा, जिस चीज को हम लोग फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। और वुर्ज फिटिक रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गया, तो तीसरा जो रिएक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इस चीज को हम लोग वुर्ज फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक्चुअल में इस कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में हम लोग को कुछ करना नहीं होता है, सेम कंसेप्ट है, बस केवल अल्काइल हैलाइड की जगह पे अराइल हैलाइड आ जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को उल्मेंस रिएक्शन का डिस्कशन करना है। ये भी रिएक्शन वाला पार्ट सिमिलर टाइप का पार्ट है, वुर्ज रिएक्शन के जैसा है, केवल रिएजेंट थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम लोग रिएक्शन का जो नाम है, उस नाम में पार्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद उल्मेंस रिएक्शन जैसे ही खत्म होगा, तो सिमिलर टाइप का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे फिर से डिस्कशन में यूज करेंगे, और उस चीज को हम लोग फ्रैंकलाइट्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑल्दो फ्रैंकलाइट्स रिएक्शन वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किसी दूसरे फॉर्मेट में, अगर तुम लोग को याद हो थोड़ा बहुत, तो अगर हम लोगों का दो हेलोजन वाला पार्ट है और इसका रिएक्शन हम लोग जिंक के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तो इस केस में E2 एलिमिनेशन होता है, डी हेलोजिनेशन वाला पार्ट, दोनों हेलोजन हटेगा और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनता है। अगर यहाँ पे 2 कार्बन की जगह पे हम लोग 3 कार्बन रखते हैं, हेलोजन वाला पार्ट होता, तो इस केस में ये हेलोजन हटता, ये हेलोजन हटता, और यहाँ वाले पार्ट में 3 मेंबर रिंग बनता। वहां पे बट हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे, तो E2 एलिमिनेशन था, और अभी जब फ्रैंकलाइन रिएक्शन बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्री रेडिकल बोलेंगे। जब विसिनल डाइवर्जन होगा, तो उसमें तो ही सॉरी उस टाइम पे हम लोग T2 एलिमिनेशन कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर उससे आगे चला गया प्रोडक्ट, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बोलेंगे, तब नाम हम लोग फ्रैंकलाइन रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग देख रखे हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन में यूज कर लेंगे, अदरवाइज इस रिएक्शन का हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। रिएक्शन के नाम नोट करते जाओ फ्री रेडिकल में, जो जो हम लोग को डिस्कस करते जाना है, मैं एक एक करके बोलते जा रहा हूँ, रिएक्शन के नाम भी तुम लोग को याद रखते जाना है। फिर उसके बाद 6 नंबर वाले पार्ट में हम लोग कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर सकते हैं, और ये एक पार्ट है जो थोड़ा मतलब अभी तक के रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे यूनिक पार्ट होगा। ऑल्दो एक चीज है, जैसे कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस जब बताया करते हैं हम लोग, तो इसमें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है, उसका छोटा सा यूज है, तो क्या यूज हो सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके मैकेनिज्म के टाइम पे। बट रिएक्शन वाला पार्ट सिमिलर टू रिएक्शन, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट बनाना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आराम से बना सकते हैं। इन सब के रिएक्शंस के बाद फिर हम लोगों का एक रिएक्शन आता है, जिस चीज को हम लोग हंस-डिकर रिएक्शन बोलते हैं। और जहां तक हमको लगता है कि तुमको पूरे बुकलेट में या कोई भी बुक उठा के देखो, कोई भी बुक उठा के देखो, तो एनालाइट के टॉपिक में तुमको हमेशा एक ही सवाल मिलेगा पूरे बुक में, कोई भी बुक उठा के देखो, हमेशा तुमको एक सवाल मिलेगा, और उसी एक सवाल के लिए हम लोग को थोड़ा सा डिस्कशन करना होता है, क्योंकि सवाल बहुत
ही छोटा सा रहेगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट। तो बहुत यूनिक है, थोड़ा ध्यान रखकर पूछा गया नहीं है, चांसेस भी नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, बट फिर भी इसको कंसिडर किया जाता है। और हंस रिकर रिएक्शन के बाद हम लोग एक छोटा सा रिएक्शन डिस्कस करते हैं, पिनेकॉल फॉर्मेशन। और जैसे ही हम लोग पिनेकॉल फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, तो यहीं पे हम पिनेकॉल डिस्कस कर लेंगे, जो कि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का ही एक टाइप है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, लेकिन एक सर्टेन केस की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इस चीज को पिनेकॉल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में भी बता सकते थे इस चीज को, बट वहां पे इस चीज को हम लोग मेंशन नहीं किया था, तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा, जिस चीज को हम लोग असाइलिन कंडेंसेशन बोलेंगे, और ऑलमोस्ट पिनेकॉल फॉर्मेशन के जैसा है, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा रिएजेंट चेंज है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। इस चीज को हम लोग असाइलिन कंडेंसेशन बोलते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स है दोनों के केस में वेरिएशन को लेकर के, उन पॉइंट्स पे हम लोग को डिस्कशन करना होता है। और इन सारे रिएक्शंस में हम लोग का जो सबसे मोस्ट रिएक्शन है, उसको हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, उस चीज को हम लोग हैलोजनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। लास्ट में डिस्कस करेंगे, या फिर जिस ऑर्डर में मैंने नोट बना रखा है उसी ऑर्डर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। हेलोजनेशन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एक छोटा सा रिकैप देंगे तुम लोगों को 4-5 क्वेश्चन के फॉर्मेट में, और उसके बाद मोस्टली हम लोग इस चीज का डिस्कशन करेंगे कि हेलोजनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। और ध्यान रखना, ये एक पार्ट है जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सब में। उसके अलावा फिर एक कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट, और हम लोग एक फुल रिएक्शन की बात कर सकते हैं। मतलब इन 10 में काम का केवल ये 3 है, बाकी सब मतलब याद रख लो, याद रखना चाहिए, सवाल कहाँ से पूछेगा नहीं मालूम, बट उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है बाकी रिएक्शंस को। नोट कर लो इन सारे रिएक्शंस का नाम, और एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट वुल्फ रिएक्शन का होगा। उसमें थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पहले तुमको बोलेंगे हम नोट डाउन करना है, फिर उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर थियोरेटिकल पार्ट नोट डाउन करने बोलेंगे, ताकि थोड़ा टाइम सेव होता चला जाए। अगर ऊपर वाले पार्ट को नोट कर लिया होगा, तो वो जो रिएक्शन में ये जो रिएक्शन का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन का पार्ट, केवल यहाँ तक के पार्ट को नोट कर लो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, किस टाइप का मैकेनिज्म होता है, बस यही तक नोट करना है। फ्री रेडिकल वाले पार्ट को भी नोट डाउन नहीं करना है। एक तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जो तुम लोगों को शॉर्टकट्स वगैरह बता रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ऐसा होता है, सेम टाइप से यहाँ शॉर्टकट बताएंगे। प्रोडक्ट बताने में तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस मैकेनिज्म से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट, जिसको थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। बस इस एक चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन में मोस्टली यूज करते हुए चले जाएंगे। तो जैसे रिएक्शन वाले पार्ट की अगर बात करें हम लोग, तो रिएक्शन वाले पार्ट में एक छोटा सा पॉइंट यहाँ दे रखा है कि अगर हम लोग का अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट हम लोग के किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो आगे जाने के बाद हम लोग बार बार ये ड्राई ईथर वाले पार्ट को मेंशन नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे सवाल में दे रखा है। तो सवाल वाले पार्ट में एन ड्राई ईथर मेंशन कर रखा है, तो ड्राई ईथर को हमेशा हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। वो बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन में मान के चलना, डी क्या मतलब ड्राई ईथर। जब भी कभी अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, या फिर जब कभी अल्काइल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ड्राई ईथर, तो अल्केन का फॉर्मेशन होगा। और ये साइड प्रोडक्ट अपने ज्यादा काम का नहीं है। कैसे काम करनी है ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो आर एक्स वाला पार्ट दे रखा, तो एक आर एक्स वाला पार्ट जब दूसरे आर एक्स के साथ कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ड्राई ईथर एज अ मीडियम है, उसका यहाँ पे कोई पार्ट नहीं है, मीडियम का कुछ और रोल है, क्या रोल है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बस दोनों हाइड्रोजन को हटा दो यहाँ से। जब दोनों हाइड्रोजन को हटाएंगे यहाँ से, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में कार्बन के साथ कार्बन कंबाइन करेगा। और उसके अलावा एक एक्स वाला पार्ट और दूसरा एक्स वाला पार्ट जो हटा, वो सोडियम वाले पार्ट के साथ कंबाइन करेगा, सोडियम वाले पार्ट के साथ कंबाइन करके
सोडियम हलाइड का फॉर्मेशन आराम से कंसिडर कर सकता है। तो एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग को डिस्कशन में यूज करना है, इस चीज को हम लोग वुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। तो E2 एलिमिनेशन में ऐसा टाइप का पार्ट देख चुके हैं हम लोग कि हम लोग एक कार्बन के ऊपर हेलोजन, दूसरे कार्बन के ऊपर हेलोजन है, दोनों को हटाओ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नया टाइप नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना होगा, जो मैकेनिज्म से एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग। और उस मैकेनिज्म वाले पार्ट में दो टाइप्स की मैकेनिज्म की बात करते हैं, जिसमें एक को हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, जो तो डिस्कस करना ही करना है, और दूसरा अनायनिक मैकेनिज्म। और एक्चुअल में जो अनायनिक तो इस केस में जैसे मान लो हम लोग अनायनिक मैकेनिज्म की बात करते हैं, फिर पहले फ्री रेडिकल वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, और इसको नोट डाउन करना भी। जब फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो जैसे मान लो हम लोग के पास RX वाला पार्ट दे रखा है, बट इसके अलावा हम लोग के पास पूरे रिएक्शन मीडियम में सोडियम भी दे रखा है। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, इस एक पॉइंट को एक जनरल पॉइंट के जैसा यूज कर सकते हैं। जब भी कभी मेटल देगा, जब भी कभी सनलाइट देगा, जब भी कभी अल्ट्रावायलेट लाइट देगा, जब भी कभी एच न्यू दे रखा होगा, तो इन सब केसेस में जब भी कभी पेरोक्साइड दे रखा होगा, ठीक है, जब भी कभी मेटल, एच न्यू, अल्ट्रावायलेट लाइट, सनलाइट या पेरोक्साइड, तो इन सब केसेस में मोस्टली हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो एच न्यू वाला पार्ट दे रखा, या फिर मेटल वाला पार्ट दे रखा, तो मेटल करता क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। तो मेटल में ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्री रेडिकल ही होगा, बट जनरली हो सकता है। इस एक चीज का ध्यान रखना, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सोच सकते हैं, एक छोटा सा तरीका है। सोडियम वाला पार्ट आराम से Na प्लस बनाएगा और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर हम लोग अपने RX वाले पार्ट को कंसिडर करें और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो हेलोजन वाले पार्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। तो अगर यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 के बराबर है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हो गया तो हेलोजन का वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक तो बॉन्ड बना के वैलेंसी कंप्लीट कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट कर लो। और अगर यहाँ पे हेलोजन वाले पार्ट को एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करेगा, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलेगा, तो उस केस में हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटना चाहेगा कि हमको तो बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल गया, हम इलेक्ट्रॉन लेके हट रहे हैं। तो इस केस में कार्बन चेन को भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके मजबूरी में हटना पड़ेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन, और उसके अलावा हम लोग के हेलोजन वाले पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। अब अगर मान लो कि हम लोग एक और काम करते हैं, जो सोडियम वाला पार्ट है उसका दूसरा मूल यूज कर लेते हैं। जब दूसरा मूल यूज करेंगे तो दूसरा मूल फिर से एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट यूज करेगा। और इसके बाद क्योंकि कार्बन चेन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसका एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो अगर उसको बॉन्ड नहीं मिल रहा, तो चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो गेन कर ही सकता है जो उसको सोडियम से मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज का फॉर्मेशन करा सकते हैं। और एक बार कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बन गया, तो इस केस में हम लोग का जो R माइनस वाला पार्ट है, यही R माइनस किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ क्योंकि R माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आराम से SN2 रिएक्शन करेगा, और SN2 रिएक्शन करने के बाद कार्बन चेन कटेगा। और उसके अलावा जो हम लोग का पहला Na प्लस वाला पार्ट है, ये X माइनस के साथ कंबाइन किया, और दूसरा हम लोग जब यहाँ से X माइनस वाले पार्ट को हटाएंगे, जब SN2 रिएक्शन हुआ तो यहाँ वाले पार्ट में जो X माइनस आएगा, ये X माइनस वाला पार्ट भी इस स्टेप के Na प्लस वाले पार्ट के साथ कंबाइन करके आराम से सेपरेट हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग को एक अल्केन का फॉर्म सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि अल्केन का फॉर्मेशन है, दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड पहले से है तो डबल बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। बट जैसा भी होगा हम लोग उस रिएजेंट के हिसाब से बात कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग अनायनिक मैकेनिज्म बोल सकते हैं। और इस अनायनिक मैकेनिज्म के बाद एक छोटा सा पार्ट और है जिसको हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। फ्री रेडिकल वाला पार्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्री रेडिकल वाला पार्ट अपने को मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली कि कैसे हम लोग फ्री रेडिकल करा सकते हैं। उसमें जैसे मान लो ऐसा दे रखा है कि एक RX वाला पार्ट है, और जो सोडियम है, सोडियम तो मेटल है, हमेशा Na प्लस का फॉर्मेशन और एक इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मान लो कि हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन के ऊपर ऐड हुआ, एक सवाल हो सकता है कुछ लोगों का कि सर हेलोजन पे ही क्यों ऐड हो रहा है, कार्बन पे क्यों नहीं ऐड हो रहा। तो हम एक लॉजिक दे सकते हैं कि कार्बन में और हेलोजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी हैलोजन पे ही ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आराम से हैलोजन के ऊपर ऐड होगा, जिसके वजह से हम लोग का हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हटा, और यहाँ पे आर रेडिकल का फॉर्मेशन और X- का फॉर्मेशन। तो अगर मान लो कि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, एक आरएक्स के साथ रिएक्शन करके एक रेडिकल बना रहा, तो अगर इसी एक सोडियम के जगह पे अगर हम लोग दो सोडियम ले लेते हैं तो दो Na+ मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। दो इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग अल्काइल हैलाइड से भी तो रिएक्शन कर सकते हैं ना, जैसे पहले था कि आर रेडिकल पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था, बट इलेक्ट्रॉन एक अल्काइल हैलाइड के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ चला गया। तो अगर दोनों आर एक्स के साथ दोनों, तो दो रेडिकल का फॉर्मेशन, और साथ ही साथ हम लोगों के पास दो X- वाले पार्ट का भी फॉर्मेशन होगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग का जो आर रेडिकल बना और जो दूसरा आर रेडिकल बना, ये दोनों आर रेडिकल को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये दोनों आपस में कंबाइन करके भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सकता है, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसको हम नीचे डिस्कस किया है, इस चीज को हम लोग आराम से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे नोट डाउन करना है तुम लोगों को। जैसे एक चीज ये कि पहला चीज तो अनायनिक मैकेनिज्म, जो अपने काम का ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि काम का नहीं है, बट ठीक है, उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिंपल SN2 रिएक्शन है। बट जो दूसरा मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है, अगर इसको कंसिडर करें तो इसमें एक तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैटर करता है। तो पहले स्टेप में तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, कार्बन चेन पे रिएक्शन ही नहीं हुआ है। अगर कार्बन चेन पे रिएक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब हम लोग यहाँ तक एटलीस्ट RDS की बात नहीं करेंगे। एक ये स्टेप है जहाँ पे कार्बन चेन के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ, और दूसरा एक ये स्टेप है जहाँ पे कार्बन चेन में इंटरेक्शन हुआ, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो बेसिकली दो स्टेप है, दोनों में से कोई एक RDS बनना चाहिए। अगर मान लो कि हम लोग पहले स्टेप की बात करें, तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कार्बन चेन के साथ कंबाइन कर रहा है, और शायद तुम लोगों को इतना याद होगा, केमिकल काइनेटिक्स के पहले लेक्चर में होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन, उसकी एग्जांपल्स में हम लोग रिडॉक्स की बात करते हैं, या फिर हम लोग एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं, कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। तो अगर मान लो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बहुत ही फास्ट स्टेप होगा, मतलब ये अपना RDS हो नहीं सकता। बचा क्या ऑप्शन, एक ही स्टेप जहाँ पे दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन कर रहे होंगे, यही चीज अपना RDS कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम लोग का फैक्टर्स वाला पार्ट डिपेंड करेगा, ऐसा हम लोग आगे डिस्कशन में यूज करते चले जाएंगे। तो इतना पार्ट समझने का था, और इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है वो हम लोग डिस्कस किए, दो तीन एग्जांपल्स में डिस्कशन होगा। इसके नीचे जो मैकेनिज्म वाला पार्ट नोट डाउन किया हुआ है, इसको नोट करते चले जाओ। और किसी पार्ट चले। हो सके तो स्टेप्स को करो। आज हम लोग जा चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो यहाँ के स्टेप्स को एक बार समझ लिया, तो ट्राई करो कि खुद से ऐसा स्टेप लिख सकते हैं क्या। अगर खुद से लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, तुम्हारे सामने स्टेप्स लिखा हुआ है, बट खुद से सोचो। फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो देख लो, फिर अगला स्टेप खुद से सोचो, नहीं समझ आ रहा तो देख लो, तो ज्यादा बेटर है। छापने की कोशिश मत करो, अब उस स्टेज से निकल चुके हैं, बिना छापते हुए भी काम किया जा सकता है।
तो अगर डाउट नहीं है तो आगे के पॉइंट्स एक एक करके नोट करते जाओ जो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है क्या? नो सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम। अभी आ रहा है? हेलो। यस सर अभी ठीक है। तो इतने देर से कहीं नहीं बोल रहे थे ये तुम लोग? गजब नालायक आदमी है सर, सुनते जा रहा है। एक लीडर ढूंढता है। एक एक आदमी जैसे ही बोला वैसे ही दूसरा आदमी बोलने लगेगा, अदरवाइज ठीक है कि कोई तो पहले मर जाए। चलो ठीक है, साउंड क्लियर नहीं भी आया होगा तो एटलीस्ट ये चीज समझ में आ गया होगा जहां तक हमको लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैकेनिज्म वाले पार्ट को नोट करने के बाद नीचे का जो पॉइंट्स है उसको भी एक एक करके नोट करते चले जाओ, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। पहला पॉइंट हम केवल डिस्कशन का करेंगे, दूसरा पॉइंट भी एक बार डिस्कशन करेंगे, तुम लोग को नोट डाउन करते जाना है। एटलीस्ट मेरे जो लिखने का टाइम है वो बच जाएगा, बट हम सारी चीजें आराम से धीरे धीरे समझाएंगे। जो अनायनिक मैकेनिज्म है उसको थोड़ा हम शॉर्ट में रखे हैं। इसमें देखा दोनों इलेक्ट्रॉन हम हेलोजन को दे दिए, तो थोड़ा अलग टाइप से इस चीज को मेंशन कर दिया, बट ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम ही चीज है। एक एक करके सारे पॉइंट्स नोट करो और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। थोड़ा तेजी से नोट करना। सबसे पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल सा है, ड्राई ईथर क्या करेगा। तो ड्राई ईथर वाला पार्ट नॉन रिएक्टिव मीडियम है। अब तक तुम लोगों को ईथर की रिएक्शन याद हो चुके होंगे। ईथर्स वाली रिएक्शंस में हम लोग ऐसा मेंशन कर रहे थे कि केवल एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्शन होता है। अच्छा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ये सजेशन 11th क्लास के स्टूडेंट का था कि सर जो टॉपिक्स हो चुका है पुराना, हर एक टॉपिक का एक छोटा छोटा रिवीजन मॉड्यूल टाइप का बना करके, लेक्चर टाइप का बना करके उसको अपलोड कर दीजिए, ताकि हम लोग अगर रिवीजन करना हो, जैसे उसको KQ का एग्जाम देना है, तो इसीलिए वो सजेशन दिया था कि सर ऐसा जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग का हो चुका है, आरबीएच की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें छोटा छोटा मॉड्यूल बना करके कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का समरी टाइप का, वैसा टाइप का बना दीजिए, ताकि हम लोग को अगर रिवीजन करना हो तो 15-20 मिनट आधे घंटे में ही पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाए। क्योंकि नोट्स कॉपी में जब देखते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर देंगे। तो जैसे ही तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा, हम खाली हो जाएंगे, तो उसके बाद इस तरह का रिवीजन मॉड्यूल हर एक टॉपिक का, मतलब पूरे केमिस्ट्री के जो स्पेशली हम टफ टॉपिक का पहले करेंगे, आसान टॉपिक वाले पार्ट का उसके बाद में करेंगे, ऐसा रिवीजन मॉड्यूल आधे आधे घंटे का लेक्चर बना बना के डालना शुरू करेंगे, ताकि तुम लोग का लेक्चर देख के रिवीजन अपने आप होता चला जाए। मल्टीपल टाइम्स उन्हीं लेक्चर्स को देख लेना, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को जैसे ही बोलेंगे तो स्टॉप करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखना, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तो उसके सॉल्यूशन को देखते हुए काम करना। तो ऐसा रिवीजन टाइप का छोटा छोटा मॉडल हर एक टॉपिक का बनाएंगे अब, ठीक है। चलो खैर, तो जैसे हम लोग
अगर ईथर की बात करते हैं तो ईथर में मेंशन किया था कि एसिडिक मीडियम होगा तभी रिएक्शन होता है ईथर वाले पार्ट में, अदरवाइज ईथर किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर रिएक्शन नहीं करता है इसका मतलब इनर्ट है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ईथर वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं कि ड्राई ईथर किसी भी पार्ट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ना अल्काइल लाइट के साथ रिएक्शन करेगा ना सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। इनफैक्ट इथर वाला पार्ट अगर सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा मतलब Na मेटल टेस्ट नेगेटिव देगा। Na मेटल टेस्ट का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे अल्कोहल है, ये 10th क्लास में भी रिएक्शन पढ़ा था। अगर इसका रिएक्शन Na के साथ कराएंगे हम लोग सोडियम के साथ तो प्रोडक्ट में RO माइनस के साथ Na प्लस बनेगा और साथ ही साथ H2 लिबरेट होता है। तो कोई भी कंपाउंड जो सोडियम के साथ रिएक्शन करने पे H2 गैस लिबरेट करेगा, इस तरह के पार्ट को हम लोग हमेशा मतलब इस तरह के पार्ट को हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि कंपाउंड सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव देता है। ये भी एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो ईथर में क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है नहीं और कहीं से भी रिएक्शन नहीं हो सकता, तो इसलिए ईथर वाला पार्ट सोडियम मेटल टेस्ट नेगेटिव देता है। एक छोटे से पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है। तो इनर्ट मीडियम के जैसा, क्योंकि मीडियम चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, अदरवाइज सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा। सोडियम सॉलिड है और जो हम लोगों का अल्काइल लाइट वो लिक्विड स्टेट में भी रहेगा, तो एटलीस्ट कुछ तो मीडियम रहे। तो इस केस में हम लोग को ड्राई ईथर चाहिए और अदरवाइज अल्काइल लाइट भी सॉलिड होगा और सोडियम भी सॉलिड होगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ड्राई ईथर इनर्ट मीडियम के जैसा यूज कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा एक छोटा सा पार्ट ये है कि जो रेडिकल होता है वो बहुत रिएक्टिव नेचर का होता है, काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर का, क्योंकि उसमें एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल है तो अपने आप को किसी तरीके से खत्म करना चाहेगा। जैसे अभी तक जो रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया हम लोग, हमेशा हम ये बोले कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में पहले इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराओ, मतलब विद इन द मॉलिक्यूलर रिएक्शन और साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। बट जब भी कभी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराना है तो उस केस में अभी तक ये मेंशन कर रहे थे कि 5 मेंबर रिंग बनाओ, 6 मेंबर रिंग बनाओ, 7 मेंबर रिंग बनाओ, बट ना 4 मेंबर्ड, ना 3 मेंबर रिंग और ना ही 8 मेंबर रिंग। इस तरह का रिंग हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस कंपाउंड के अंदर या फिर इस रिएक्शन के अंदर या फिर इस पूरे टॉपिक के अंदर, फ्री रेडिकल टॉपिक के अंदर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला पार्ट है उसमें अगर 3 मेंबर रिंग बन रहा है तो भी ये बन सकता है। ऑल्दो ये अनस्टेबल है काफी, बट फिर भी ये बन सकता है क्योंकि जो रेडिकल बनेगा यहाँ पे वो बहुत अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए अगर वुर्ज रिएक्शन है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस है, तो अनस्टेबल टाइप का एक प्रोडक्ट जिसमें मतलब अनस्टेबिलिटी का जैसे एक ऐसा रीजन है कि एंगल स्ट्रेन आया, तो ऐसा अनस्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है। अगर प्रोडक्ट फीजिबल ही नहीं है तो बात अलग है, बट ऐसा अनस्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब यहाँ 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरा रिएक्टिविटी वाला पार्ट जो ऊपर हम डिस्कस किए थे कि हम लोग का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेडिकल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो रेडिकल के स्टेबिलिटी के ऊपर हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंबाइन नहीं करना चाहेगा। तो अगर मान लो कि हम लोग रेडिकल के स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो रेडिकल ऑलमोस्ट कार्बोकैटायन के जैसा होता है, ऑलमोस्ट कार्बोकैटायन के जैसा। क्योंकि रेडिकल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कार्बन रेडिकल है तो कार्बन रेडिकल का मतलब कि उसके पास 3 बॉन्ड होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के ऊपर टोटल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और अगर ऑक्टेट वाला पार्ट इनकम्प्लीट है तो हम लोग इस तरह के सिनेरियो में आराम से ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि ये पार्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बोल सकते हैं इस चीज को। तो हम लोग का कार्बन रेडिकल वाला जो पार्ट है वो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आराम से इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का होगा। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर का है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो जैसे कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करते थे, सिमिलर टाइप से यहाँ स्टेबिलिटी कंपेयर करते हुए काम करेंगे। ये एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को। तो इलेक्ट्रोफाइल का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते थे, तो कंपैरिजन करते हो, या कैटायन का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते थे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वाला पार्ट स्टेबिलिटी बढ़ाता है, ऐसा हम लोग मानते हुए चल रहे हैं। तो जो रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट है, और उसके अलावा हाइपर कंजुएशन है, प्लस आई इफेक्ट है, ये सब स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। एक छोटा सा पॉइंट होगा जिसको ध्यान रखना है, रेडिकल के केस में प्लस एम और माइनस एम दोनों स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। ये लास्ट ईयर मेंस में इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा चुका है।
ये प्लस एम और माइनस एम दोनों ही स्टेबिलिटी बढ़ाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे हम लोग प्लस एम और माइनस एम बोलते थे, तो बेसिक डेफिनेशन क्या था कि जब भी कभी एक कंपाउंड रेजोनेंस में गया और अपने ऊपर प्लस चार्ज लिया तो उस केस में हम लोग प्लस एम बोले। जब भी कंपाउंड रेजोनेंस में गया और अपने ऊपर माइनस चार्ज लिया तो उसको माइनस एम ग्रुप बोलते थे। बट जब रेजोनेंस वाले पार्ट में रेडिकल होगा तो ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा। जैसे मान लो ऐसा हम लोग रेडिकल के साथ रेजोनेंस कराते हैं, कार्बन के रेडिकल के साथ, तो जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा, मतलब रेजोनेंस में रेडिकल ही बन रहा है। तो रेडिकल में तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रेडिकल हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रेडिकल हो, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना उससे। तो इसीलिए प्लस एम हो तो भी रेजोनेंस के जैसा इफेक्ट है, माइनस एम हो तो भी रेजोनेंस के जैसा इफेक्ट है। तो प्लस एम माइनस एम दोनों ही पार्ट रेडिकल का स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। चाहे तो ये पॉइंट अपने कॉपी में ऊपर नोट डाउन कर लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे हम पॉइंट भी नोट डाउन कर ले रहे हैं, इसको स्टार मार्क कर लेना पॉइंट को। रेडिकल्स आर दिवाली की छुट्टी के बाद हैंडराइटिंग बहुत ही खराब बन रहा है मेरा। ऑल्दो मतलब हैंडराइटिंग तो पहले से भी खराब था, बट अब और ज्यादा बिगड़ गया है। रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज and can be stabilized by mesomeric effect या कैन बी स्टेबलाइज बाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले पार्ट में हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट तो खैर डोनेटिंग और विड्रॉइंग दोनों के दोनों है। रेजोनेंस के साथ साथ हम लोग हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई वाला पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ प्लस एम लिख देते हैं, हाइपर कंजुगेशन लिख देते हैं, प्लस आई लिख देते हैं और रेजोनेंस भी लिख देते हैं। और इसी के नीचे एक पॉइंट को और स्टार मार्क कर लो, माइनस एम also stabilizes radicals. माइनस एम ऑल्सो स्टेबलाइजेज रेडिकल्स। एक छोटा सा पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जैसा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जनरली, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर कोई रेजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है तो 3 डिग्री विल बी ग्रेटर देन 2 डिग्री, विल बी मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सेम कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाले पार्ट में हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए चल रहे हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेडिकल वाला पार्ट दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन कर रहा है। तो अगर एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन कर रहा है तो जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा वो कंबाइन नहीं करना चाहेगा। मतलब अगर 3 डिग्री रेडिकल हुआ तो ये ज्यादा कंबाइन नहीं करना चाहेगा, कंबाइन तो करेगा ही बट 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में कम कंबाइन करना चाहेगा क्योंकि स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल रेडिकल बनेगा तो कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी घटेगा, मतलब रिएक्टिविटी वाला पार्ट 1 डिग्री रेडिकल का सबसे ज्यादा। तो हम लोग का रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी 1 डिग्री आरएक्स सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री आरएक्स, फिर हम लोग 3 डिग्री आरएक्स का कंसंट्रेशन ले सकते हैं। नीचे मोस्ट स्टेबल रेडिकल लिखा हुआ है। और दूसरा पार्ट हो सकता है कि जैसे हेलोजन जो है, कार्बन का डिग्री सेम रख के हेलोजन चेंज करो, तब क्या होगा? तो अगर हेलोजन वाले पार्ट को चेंज करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से मतलब होगा, साइड में रीजन लिख रखा है कि अल्काइल आयोडाइड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगा तो सबसे इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा। जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा तो जल्दी रिएक्शन में रेडिकल पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो आर आई, आर बी आर, आर एफ और आर सी एल और आर एफ की हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और इनके बाद फिर नीचे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है। एक्चुअल में जब हम लोग वुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं तो एक यही पॉइंट है जो हम लोग को एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। अगर हम लोग कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो इस पॉइंट के अलावा फर्दर एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, बट हम लोग उस चीज को कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए पॉइंट नोट करो, एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले पूरा पॉइंट नोट कर लो फिर एक्सप्लेन करेंगे।
अल्फा हाइड्रोजन का मतलब थोड़ा बहुत तो अब तक समझ में आ गया होगा, बट अल्फा हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहे हैं। जैसे हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन की जब बात करते थे तो वहाँ पे, या E1 E2 की जब बात करते थे, तो अल्फा कार्बन का मतलब जिसपे हेलोजन अटैच होता था। अभी अल्फा कार्बन का मतलब रेडिकल से होगा, और ये चीज हम लोग हाइपर कंजुगेशन में डिस्कस किए थे। हाइपर कंजुगेशन तभी शो करता है जब हम लोग के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन टाइप के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर रेडिकल बना और उस रेडिकल में अल्फा हाइड्रोजन हुआ, जैसे यहाँ दे रखा है, रेडिकल बना और रेडिकल में जिस कार्बन पे रेडिकल है उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर हम लोगों का, मतलब रेडिकल वाले कार्बन से जो अटैच्ड कार्बन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अगर उस पे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इस चीज को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अगर कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तब उस केस में फिर हम लोग का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोग को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही कंपाउंड का होता है। तो इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी कराना है, इसी कंपाउंड का रिडक्शन भी कराना है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब थोड़ा ब्रॉड हो चुका है हम लोग का। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या फिर ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के एडिशन या हाइड्रोजन के रिमूवल के टर्म में काम कर रहे हैं। कैसे ये चीज होगा एक्सप्लेन करते हैं, नोट डाउन कर लो इस चीज को। और अगर नोट डाउन कर लिया होगा तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। जैसे मान लो रेडिकल वाला पार्ट दे रखा अपने पास, तो CH3 के साथ CH2 रेडिकल। सबसे पहला चीज तो ये होगा कि जैसे मान लो हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन कराते हैं, तो ऐसा नहीं कि डिस्प्रपोर्शनेशन के टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। एक ही मॉलिक्यूल के दो स्पीसीज, मतलब जैसे एक ही स्पीसीज के दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होता है। जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होता है। तो एक ही टाइप के दो मॉलिक्यूल्स को अगर लेके चले, CH3 CH2 रेडिकल, तो इन दोनों में जब रिएक्शन होगा तो इस चीज को हम लोग ये बोल सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और होता क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे CH2 के साथ जो H है अल्फा कार्बन पे, तो एक कार्बन का रेडिकल दूसरे अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी में होता है। मतलब ये कार्बन वाला पार्ट दूसरे कार्बन के या दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन से कंबाइन करने की टेंडेंसी में होगा। तो अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन वाला पार्ट कंबाइन कर गया तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके हटाना पड़ेगा यहाँ से। अगर कार्बन के बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करके हटाए हम लोग, तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में CH3 बना और यहाँ पे CH2 के ऊपर H का फॉर्मेशन। तो एक कंपाउंड के ऊपर अगर हाइड्रोजन वाले पार्ट का एडिशन हो जा रहा है, तो इस तरह के सिनेरियो को जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इस चीज को हम लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है रिडक्शन प्रोडक्ट। बट इसके बाद क्या बनेगा, तो इस केस में जो दूसरा स्पीसीज इसका सोचते हैं, ये दूसरा स्पीसीज वाला पार्ट हम लोग को CH2 पहले से एक रेडिकल था और एक रेडिकल बन गया। अब दो बगल वाले एटम के ऊपर रेडिकल है, मतलब दोनों के दोनों रेडिकल आराम से आपस में कंबाइन करेगा, और जब कंबाइन करेगा तो ये चीज का फॉर्मेशन होगा। और एक कंपाउंड के तरफ से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, एक्चुअल में कंपाउंड H को लूज कर रहा है, तो हम लोग इस चीज को ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का ये स्टेप होता है। चाहे तो स्टेप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि क्लियरली ये चीज समझ में आ जाए। नोट डाउन कर लो यहाँ पे, बाद में एक बार फिर से ये स्टेप रिपीट होना ही है। मतलब स्टेप रिपीट नहीं होगा, कंसेप्ट रिपीट होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिया पॉइंट को। और उसको नोट डाउन करने के बाद ये सेकंड नंबर पॉइंट नोट करना है जिसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। इतना ही छोटा सा टॉपिक था, और उसके बाद केवल क्वेश्चन ही चलेगा। तो उन क्वेश्चंस में हम तुम लोगों को एक छोटा सा डिस्कशन 4-5 क्वेश्चंस का, और उसके अलावा एक वर्कशीट देंगे जो तुम लोगों को ट्राई करना है।
क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हम लोग केवल अभी मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाला प्रोडक्ट लिखा था इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल मेजर प्रोडक्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। फिर आगे जाने के बाद एक दो वेरिएशन पे पुटअप करेंगे हम लोग। इस पॉइंट का मतलब क्या है पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ऑड नंबर्ड कार्बन चेन इज नॉट प्रेफरेबली फॉर्म, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये होता है, जैसे मान लो कि ऐसा हम लोग कंसंट्रेशन लेके चले, एक छोटा सा assumption लेके चलते हैं। मान लो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में एक अल्काइल हाइड लेकर के जब चल रहे थे RX सिमिलर टाइप का, तो दोनों के दोनों हेलोजेंस वाले पार्ट हटते थे और कार्बन चेन का फॉर्मेशन होता था। अगर मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा CH3 के साथ X और C2H5 के साथ X, मान लेते हैं सपोज दैट कि ऐसा हम लोग कुछ कंपाउंड दे रखा, तो जब दोनों हेलोजेंस हटेगा इसको उल्टा लिख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए, C2H5। तो जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक CH3X दूसरे CH3X के साथ कंबाइन कर जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक C2H5X दूसरे C2H5X के साथ कॉम्बिनेशन कर ले, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और उसके अलावा इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मेजर प्रोडक्ट क्रॉस से ही आएगा, क्रॉस का मतलब ये पार्ट, मतलब जो अलग अलग स्पीसीज है, ये पार्ट क्रॉस हो गया, इसको रेड से मार्क कर रहे हो, ये पार्ट हम लोग का क्रॉस हो गया और ये पार्ट क्रॉस हो गया। क्योंकि ज्यादा स्पीसीज हैं तो चांसेस ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, लेकिन माइनर प्रोडक्ट में ये भी तो चांसेस है रिएक्शन होने के। तो जब हम लोगों का सिमिलर टाइप का कंपाउंड का रिएक्शन रहेगा तो सेल्फ वुर्ज रिएक्शन टाइप का चीज बोल सकते हैं, बट ठीक है यहाँ पे हम लोग सेल्फ वर्ड और क्रॉस वर्ड यूज नहीं करेंगे, बस सिंपली वुर्ज रिएक्शन बोलेंगे। तो जब ये दोनों हेलोजन हटा तो एक कार्बन दो कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब CH3 के साथ C2H5 बना। जब हम लोगों का नीचे वाला पार्ट हटेगा तो सेम ही चीज है, कुछ नया नहीं बन रहा। जब ये दोनों पार्ट हटा, इसको भी हम दूसरे कलर से मार्क कर रहे हैं ऐसा, ये दोनों हटा तो CH3 के साथ CH3 वाला पार्ट ये चीज बन जाएगा। और जब हम लोगों का C2H5 वाला पार्ट हटा तो यहाँ से हम लोगों को C2H5 के साथ C2H5 मिलेगा। तो अगर मान लो कि हम लोगों के रिएक्शन के प्रोडक्ट में ये तीन पॉसिबिलिटीज है, तो एक जगह इथेन, एक जगह प्रोपेन, एक जगह ब्यूटेन मिल रहा है। अब इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वाले पार्ट को जब कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि एक एक कार्बन का डिफरेंस है, और जब एक एक कार्बन का डिफरेंस है तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट होगा। प्रोडक्ट तो बनेगा बट प्रोडक्ट बनाने के बाद सेपरेशन भी तो करना है, ऐसा थोड़ी बस प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया। प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं हम लोग? ताकि उसको हम लोग किसी बाहर भी यूज कर पाए। तो उसको जब सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि तीनों का बॉइलिंग पॉइंट एकदम नजदीक में है, इसको सेपरेट करना मुश्किल होगा। इनफैक्ट इसके अलावा हम लोग का डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट अलग से बन रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग ऑड नंबर्ड कार्बन की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ऐसा सोचो कि ऑड नंबर कार्बन चेन बनाने की कोशिश करेंगे तो एक ऑड और एक इवन होना चाहिए होगा। मतलब कॉम्बिनेशन की बात करें, दो कार्बन चेन को अटैच कर रहे हैं तो एक ऑड और एक इवन हुआ तभी ऑड प्रोडक्ट बनेगा। दो ऑड हुआ, दो इवन हुआ, इन दोनों केसेस में हम लोग को इवन मिलने वाला है। तो जब दो ऑड या दो इवन होगा तो प्रोडक्ट में दो दो कार्बन का डिफरेंस आएगा, हमेशा प्रोडक्ट में दो दो कार्बन का डिफरेंस आएगा। तो उसकी वजह से एटलीस्ट हम लोगों के प्रोडक्ट में दो दो कार्बन का डिफरेंस रहेगा, प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना थोड़ा आसान होगा। इसलिए यहाँ पे प्रेफरेबल वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं कि ऑड नंबर्ड कार्बन चेन को बनाना प्रेफरेबल नहीं होता। प्रोडक्ट बन सकता है बट बनाना प्रेफरेबल नहीं कंसिडर करते हैं। अगर ये पॉइंट आएगा तो एक थियोरेटिकल पॉइंट के जैसा पूछा जाएगा, मतलब नीट के एग्जाम में पूछने लायक सवाल होगा, which of the following statement is true regarding Wurz reaction? तो odd numbered carbon chain cannot be formed using Wurz reaction। तो हाँ ये ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग सही मार्क कर सकते हैं, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। और इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द, और फाइंड द प्रोडक्ट में हम लोग केवल जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट है, केवल उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें दो तीन एग्जांपल्स हम मेंशन कर रहे हैं अभी, केवल एग्जांपल्स के जैसा इसको नोट डाउन करना। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट वाले पार्ट में जैसे मान लो पहला कंपाउंड दे रखा, तो प्रोडक्ट कैसे बताना है ये चीज हम मेंशन कर रहे हैं। एक तो जो शॉर्टकट बताया कि दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, तो इस केस में यहाँ वाले पार्ट पे एक हाइड्रोजन दे रखा और ऊपर इसी टाइप का हम एक और कंपाउंड लेके चल लेते हैं। तो इस केस में दोनों जब हाइड्रोजन हटेगा तो दोनों कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब ऐसा पार्ट बनाया जा सकता है। एक बार जैसे ऐसा मत सोचना कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट तुमको बनाना है, फिर ऑप्शन से मैच करो। जैसे वो जो एनालिसिस में बताया था कि जैसा रिएक्टेंट दिख रहा है वैसे ही प्रोडक्ट बना दो, फिर चारों ऑप्शन से मैच करा के देखो कि सबसे सुटेबल कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कि हम लोग दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हेलोजन है
तो इस केस में अगर ऊपर वाले पार्ट को भी हम लोग ऐसा टाइप से मेंशन कर दे, तो यहाँ से जब हेलोजेंस को हटाएंगे तो हम लोग के प्रोडक्ट के केस में ऐसा कुछ हम लोग फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। बट ये रिलेटिव चीज है, मतलब अपने मर्जी पे। जैसे हम अगर ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर दे, यहाँ एक हेलोजन वाला पार्ट है और दूसरा ऐसा हेलोजन लेके चल लेते हैं, एक मिनट, ऐसा हेलोजन लेके चल लेते हैं, है सेमी कंपाउंड, बस ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, शायद इस टाइप का प्रोडक्ट दिखना चाहिए। है दोनों सेम चीज, देखने का नजरिया बस थोड़ा चेंज हो गया। तो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि प्रोडक्ट बना लेना है खुद से। वुर्ज रिएक्शन पता चल गया, अल्काइल हाइड्राइड दे रखा है, सोडियम ड्राइथर, वुर्ज रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बना लो। और प्रोडक्ट बनाने के बाद 4 ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करो। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नोट डाउन कर लो। जो तुम्हारा वर्कशीट होगा इसी में हम नोट डाउन कर रखे हैं। तो जब तुम लोगों को पीडीएफ भेजेंगे उसमें से बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को नोट करके उसको सॉल्व करके देख लेना। उसका सॉल्यूशन जस्ट नीचे रहेगा, वर्कशीट अलग से बना करके नहीं भेज रहे अभी। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक थोड़ा भारी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है तो हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करना चाहेंगे। जब सबसे पहला टॉपिक हम फ्री रेडिकल बताते हैं तब इतना टाइम दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली पास आउट बैच वगैरह सब में होता है कि पहला टॉपिक हम लोग फ्री रेडिकल से शुरू करते हैं, तब उस केस में सब छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन कराना होता है। तुम लोग सब तेज तरार आदमी है, तुम लोग को नहीं चाहिए होगा मेरे हिसाब से नहीं चाहिए होगा तो स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एग्जांपल में नोट डाउन करो और फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। अगर 1 और 2 नोट कर लिया होगा तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक क्लोरीन दे रखा है, एक क्लोरीन दे रखा। तो प्रोडक्ट बनाते वक्त सबसे पहला चीज ये करना कि आइदर दोनों क्लोरीन को यहाँ से हटा दो बॉक्स में क्लोज करके, एक ये तरीका है। और नहीं तो ऐसा कर सकता है कि जब भी कभी सोडियम और ड्राइथर दिखेगा मतलब वुर्ज रिएक्शन तो होगा। तो जिन दोनों कार्बन पे क्लोरीन है उन दोनों कार्बन के ऊपर रेडिकल एज्यूम कर लेना या फिर बना लेना, ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे दोनों पे रेडिकल बना लिया। अब रेडिकल है, दोनों बगल में है, तो दोनों को आपस में कंबाइन करना है। इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में दोनों को कंबाइन करके यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6 को एग्जाम्पल के जैसा। और ज्यादा हम सुटेबल तरीका यही बोलेंगे कि रेडिकल बना करके काम कर लो, ताकि जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो तो दिक्कत ना फील हो, आसानी से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में बात कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले से स्टार मार्क कर रखे हैं, उसके पीछे रीजन क्या होगा इसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला काम, जैसे कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ से ब्रोमीन वाला पार्ट हटेगा, इधर रेडिकल बनेगा, नीचे रेडिकल बनेगा और दोनों को आपस में कंबाइन कर दो। दोनों को अगर आपस में कंबाइन करेंगे तो हम लोगों के पास एक बेंजीन का पुराना स्ट्रक्चर बन सकता है। इस चीज को हम लोग डेवर्स बेंजीन भी बोलते थे पुराने टाइप में। ऐसा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग कंसिडर किया करते थे। तो ऐसा बन सकता है क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी रेडिकल रेजोनेंस में जा सकता है, यहाँ पे दिख रहा है कि रेडिकल वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में जा सकता है। तो जब भी कभी रेडिकल वाला पार्ट रेजोनेंस में जा सकता है तो हमेशा रेजोनेंस करा के जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही बनाना होता है। ये तो खैर यूनिवर्सल रूल है एक तरीके से। जब भी कभी कोई कंपाउंड का इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्बोकेटायन हो, कार्बोनायन हो, रेजोनेंस में जा सकता है तो रेजोनेंस करा के मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर करेंगे हम लोग। तो इस केस में जब हम लोग रेजोनेंस कराएंगे, मान लो किसी भी साइड रेजोनेंस कराओ, मान लो यहाँ रेजोनेंस करा देते हैं, तो इस केस में पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, रेडिकल नीचे वाले कार्बन पे जाएगा।
तो जब हम लोग रेजोनेंस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। रेजोनेंस कराने के बाद हम लोग के पास पाई बॉन्ड ऊपर चला गया, एक पाई बॉन्ड पहले से जहां था वैसे ही रह गया और रेडिकल बना। अब बगल वाले एटम्स के ऊपर रेडिकल है और देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोगों को बेंजीन मिल सकता है। तो बेंजीन से ज्यादा स्टेबल क्या होगा? अगर बेंजीन मिल सकता है इसका मतलब यही प्रोडक्ट बनना है। तो ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, अगर कभी भी रेडिकल रेजोनेंस में जा सकता है तो रेजोनेंस के बाद जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी फॉर्म, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। और इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वाले पार्ट में जैसे जो कंपाउंड दे रखा, तो सबसे पहला काम, जैसे अगर हमको ये प्रोडक्ट बनाना होता तो हम रिएक्टेंट में ही, ऑल्दो अब तो खैर मतलब अगर जेई मेंस एडवांस है तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे एग्जाम होगा तो बना ही नहीं सकते वहां पे कुछ नहीं कर सकते। नीट वालों के लिए ऐसा है कि क्लोरीन वाले पार्ट को यहाँ से हटाया और जैसे ही हटाया तो दो रेडिकल का फॉर्मेशन मिला। तो अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो हैलोजन है, दो रेडिकल बनेगा तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आराम से 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर एक कंपाउंड के अंदर दो हैलोजन है तो आराम से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं, और अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 10। और 10 को नोट करने के बाद बाकी जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा वर्कशीट में होमवर्क जैसा रहेगा जिसको तुमको ट्राई करना है। फ्री रेडिकल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली कहीं पे मिलेंगे नहीं, फ्री रेडिकल हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होगा। तुम्हारे मॉड्यूल में भी जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दे रखा है मोस्टली हैलोजनेशन से रिलेटेड है, बट ये सब क्वेश्चंस एटलीस्ट इतने बेसिक क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए सवाल में सॉल्व करने के लिए। और इसको नोट करने के बाद बाकी सारे क्वेश्चन तुमको ट्राई करना है। सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, तुम कुछ बोल नहीं रहे, एक बार ट्राई करके देखना। और ट्राई करने के बाद फिर हम लोग का दूसरा रिएक्शन जो तुमको नोट डाउन करते जाना है। हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बट तुमको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जैसे सबसे पहला रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड दे रखा, बट रिएजेंट देखो सेम है। तो अल्काइल हैलाइड होता तो वो रिएक्शन बोल रहे थे, अगर अराइल हैलाइड है तो अराइल हैलाइड में इस चीज को हम लोग फिटिक रिएक्शन बोल रहे हैं। तो करना क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, दो अराइल हैलाइड वाले पार्ट में हेलोजन को हटाओ, दोनों को आपस में कंबाइन करो तो बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस चीज को फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो वो रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड है, फिटिक रिएक्शन में अराइल हैलाइड है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया अल्काइल हैलाइड प्लस अराइल हैलाइड, तो नीचे का नाम दिख रहा है तुम लोग को वुर्ज-फिटिक रिएक्शन। दोनों रिएक्शन नोट कर लो, इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, तुम एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, फटाफट नोट करो। आज तक हम इन दोनों पार्ट के ऊपर सवाल कोई देखे तो नहीं है, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन ही है बेसिकली, फिटिक रिएक्शन नॉन फिटिक रिएक्शन कुछ ऐसा है ही नहीं। नोट करते जाओ इस चीज को।
और अगर नोट कर लिया तो फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस इसमें एक छोटा सा पार्ट चेंज होगा। हम लोग इस बार अराइल हैलाइड में एक चीज फिक्स कर रहे हैं, हम लोग को अराइल आयोडाइड यूज करना है। मतलब रिएक्शन में हम लोग कोई भी अराइल हैलाइड यूज नहीं करेंगे, अराइल आयोडाइड यूज करेंगे, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है। तब हम लोग सोडियम की जगह कॉपर यूज कर पाएंगे। और सेम रिएक्शन है, नाम बस चेंज हुआ, थोड़ा सा रिएक्टेंट चेंज हुआ, बट प्रोडक्ट बनाने का सिचुएशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो तीनों रिएक्शन, तीनों नहीं सॉरी, इनफैक्ट 4 रिएक्शन और इसके बाद फ्रैंकलिन्स रिएक्शन 5 रिएक्शन, ये एग्जैक्टली सेम पैटर्न का पार्ट है, सेम चीज रिपीट हो रहा है, कुछ भी इसमें नया नहीं रहेगा। कोलमैन्स रिएक्शन तक सेम चीज हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्रैंकलिन्स रिएक्शन में बस रिएजेंट मेंशन करेंगे, वो भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे रिएजेंट में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या बोला रिएजेंट? रिएजेंट में क्या लिखा हुआ है? कॉपर। Cu? हाँ कॉपर। तो ध्यान रखना, नाम चेंज हो गया, काम एग्जैक्टली सेम है, सब वुर्ज रिएक्शन है। अगर नहीं भी रहेगा तो ध्यान रखना वुर्ज रिएक्शन के जैसा ये सब रिएजेंट था, फटाफट प्रोडक्ट सेम टाइप से बनाते जाना है। तो यहाँ इसलिए 2 मोल दे रखा है, तो जैसे ऊपर रिएक्शन था नीचे वैसा ही रिएक्शन होगा। कुछ क्वेश्चन है इसमें, उन क्वेश्चन को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वर्कशीट में तुम लोग को सॉल्व करना होगा। ये 4 रिएक्शन तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन में यूज कर चुके हैं, और इन 4 रिएक्शंस के बाद हम लोगों को एक्चुअल में जैसे फ्रैंकलिन रिएक्शन का यूज करना है, और उसके अलावा कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, और फ्रैंकलिन रिएक्शन में तो डिस्कशन कुछ करना नहीं है, रिएक्शन नोट डाउन करो इसका। सेम रिएजेंट, बस अराइल हैलाइड वाले पार्ट में, सॉरी अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में हम लोग जिंक के साथ हीटिंग यूज कर रहे हैं, जो हम लोग के डी हैलोजिनेशन रिएक्शन में था। सेम रिएजेंट सोडियम के जैसा हम लोग जिंक यूज कर ले रहे हैं, केवल प्रोडक्ट वाले फॉर्मेशन सिमिलर टाइप से होता जाएगा। नोट कर लो रिएक्शन को, जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन मत करना, सारे रिएक्शन सेम टाइप के, बस जो वर्कशीट देंगे उन वर्कशीट्स को सॉल्व करते जाना है तुम लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग का कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट होगा, जिसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसमें प्रोडक्ट बनाने का तरीका उसमें भी सेम है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन सातों रिएक्शन, सॉरी इन 6 रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एग्जैक्टली एकदम सेम है, बस कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में थोड़ा सा नया टाइप का मैकेनिज्म है, रिएजेंट या रिएक्टेंट भी नया टाइप का है, तो उस चीज का हम लोग को डिस्कशन अच्छे से करना होता है। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन भी नोट डाउन कर लो। और अगर इस रिएक्शन को भी नोट डाउन कर लिया तो फिर हम लोग कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट पे आते हैं। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट में पहले हम तुम लोगों को रिएक्शन नोट डाउन करने बोल देते हैं, रिएक्शन नोट कर लो, फिर हम मैकेनिज्म मेंशन करेंगे, और मैकेनिज्म मेंशन करने के बाद फिर मैकेनिज्म तुम लोग को नोट डाउन करना है। तो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट और कहीं आता ही नहीं है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट केवल यहीं पे आता है। और हो सकता है कभी इलेक्ट्रोलिसिस ना दे रखा हो वर्ड, इलेक्ट्रोलिसिस की जगह पे करंट दे रखा हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करंट दे इलेक्ट्रोलिसिस दे सेम चीज है। तो जब हम लोगों का कोई भी कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन बेसिकली, अगर करंट के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे, हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में लेकर के जा रहे होंगे, तो कार्बन चेन का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ CO2 ग्रुप बाहर निकलेगा, साथ ही साथ NaOH और H2 का फॉर्मेशन भी होगा, ऐसा कंसिडर करते हैं। इन केस अगर रिएक्शन भूल जाओ कि प्रोडक्ट में क्या बनता है, तो जो मैकेनिज्म बताएंगे वो तो थोड़ा याद रखना है, क्योंकि उस मैकेनिज्म से रिलेटेड 2-3 पॉइंट सवाल में पूछे जा सकते हैं। उन मैकेनिज्म्स वाले पार्ट को यूज करके पूरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। बनाना कैसे है, तो R के साथ COO Na दे रखा, तो यहाँ से CO2 हटाओ, Na वाले पार्ट के साथ OH को डालो, और Na के साथ OH कैसे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है H2O से आएगा। अगर यहाँ से OH हट गया, इधर से हटा देते हैं, यहाँ से अगर OH हट गया तो एक H दूसरे H के साथ, सॉरी दूसरे H के साथ कंबाइन करके आराम से H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो एक तो H2O वाला पार्ट बना, दूसरा एक OH वाला पार्ट। और एक और चीज सोच के देखो कि अगर हम लोगों को R बनाना है, मतलब 2 मोल लेके चलना है, तो इस केस में हम लोगों का एक OH वाला ग्रुप नीचे सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, एक H2O का OH वाला पार्ट ऊपर के सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, तो 2 H2O का 2 OH सोडियम के साथ गया, तो दोनों H आपस में कंबाइन करके H2 बनाया। पहला चीज, सोडियम खत्म हो गया, H2O खत्म हो गया। दूसरा, यहाँ से CO2 वाला पार्ट हट करके 2 मोल CO2 बनाया, और उसके बाद कार्बन चेन आपस में एसोसिएट होकर के अल्केन का फॉर्मेशन कराएगा। इस चीज को हम लोग आराम से कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस बोल सकते हैं।
मैकेनिज्म क्या होता है उस चीज को मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग का फर्दर डिस्कशन कंप्लीट होगा। तो इस केस में जैसे अगर मान लो हम लोग कोर्स इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, तो पहला चीज तो ये कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस है तो इतना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि जब भी कभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस हो या फिर गैल्वेनिक सेल हो, कुछ भी हो, हमेशा दो पार्ट तो रहता है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। मतलब एक एनोड सेल होगा और दूसरा हम लोग का कैथोड सेल होगा। ये दो पार्ट तो रहना ही रहना है। तो अगर हम लोग का एनोड सेल और कैथोड सेल दोनों एग्जिस्ट करने वाला है, तो उस केस में हम लोग ऐसा मेंशन डेफिनेटली कर सकते हैं, और इतना तो मालूम होगा भी कि एनोड वाले पार्ट पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का बेसिक मतलब क्या है कि हम लोग का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस केस में एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो इस केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, और दूसरा कैथोड पे जब रिडक्शन होगा तो इस केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। अब जैसे एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है रिडॉक्स वाले पार्ट में डिस्कस भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये स्पीसीज दे रखा है, और क्योंकि एक्वस मीडियम है, वाटर तो दे ही रखा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर चाहिए भी, मतलब वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक कंसेप्ट ये बोलता है कि जैसे ही हम लोग किसी स्पीसीज को वाटर में डाले, तो जितने भी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबको देखो। तो अपने पास टोटल 3 स्पीसीज है, RCO माइनस, फिर Na प्लस और H2O। इन 3 स्पीसीज में किसका किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, पहले ये जज करना होता है। सबसे पहला चीज ये सोचना पड़ता है कि इन तीनों में ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये Na प्लस तो हट गया, क्योंकि Na प्लस में तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ही हट चुका है, तो Na2 प्लस बनता भी नहीं है, तो ये तो एकदम हट गया। बचा H2O और कार्बोक्सिलेट आयन। अगर कभी भी कोई बड़ा आयन दे रखा होगा, बड़ा आयन मतलब कार्बोक्सिलेट आयन, सल्फेट आयन, इस तरह के बड़े बड़े स्पीसीज दे रखे होंगे, तो जो बड़े आयंस दे रखे होंगे, बल्कियर निगेटिव चार्ज दे रखे होंगे, बल्कियर अनायंस दे रखे होंगे, तो इन तरह के बल्कियर अनायंस में अनायंस वाले पार्ट का रिडक्शन होगा, सॉरी अनायंस वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर छोटे अनायंस होते हैं जैसे हेलोजन हो गया, तो हेलोजन से केस में नॉर्मली हेलोजन वाले पार्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं। उसका रूल है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, ये सिंपल सा रूल है। बट क्योंकि हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता नहीं होता, मोस्टली नहीं पता होता, तो याद रखना बड़े स्पीसीज अगर हुए, सल्फेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, क्लोरेट आयन, फॉस्फेट आयन, तो इन सब केसेस में बड़े आयंस का हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे। और इन जनरल जैसे H2O न्यूट्रल है और दूसरे साइड में हम लोग को नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के ऑक्सीडेशन का चांस ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रखा है। तो H2O का हम लोग रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, कार्बोक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का पार्ट हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक खुद का और एक बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके पेयर कर रखा है। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक 7वां बॉन्ड की तरफ से आया, और एक बाहर से आकर के जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था 7th वाला पार्ट, तो उसको कंबाइन करके पेयर में रखा। तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अनपेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। और इस स्टेप का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीडेशन तो हो गया, इस ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीजन का जो रेडिकल है, क्योंकि ये थोड़ा रिएक्टिव नेचर का है, तो ये हटना चाहेगा। तो नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कार्बन और कार्बोनिल कार्बन का जो बॉन्ड है, इसमें से कार्बन का इलेक्ट्रॉन आराम से इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा होगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, इसका मतलब यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन और R रेडिकल वाला पार्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हट जाएगा। R रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो जब यहाँ पे 2 मोल होता तो यहाँ पे 2 मोल रेडिकल बनता, और साथ ही साथ हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होना चाहिए था। मतलब अगर 2 मोल के लेके चलते तो 2 R रेडिकल प्लस 2 CO2 गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाता। अब उसके बाद R रेडिकल, जब R रेडिकल के साथ कंबाइन किया तो आराम से हम लोग कार्बन चेन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये पार्ट पूरा एनोड पे होगा। बट जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करा तो एनोड के साथ साथ कैथोड पे भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो भी तो कंज्यूम होगा। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, फिर से वही चीज लिखते हैं हम लोग के पास कार्बोक्सिलेट आयन है, सोडियम प्लस आयन है, और साथ ही साथ H2O है। तो नेगेटिव चार्ज पहले से है तो फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिडक्शन का मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड होना, इलेक्ट्रॉन ऐड होना। पहले से नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने काम का स्पीसीज नहीं रहा, इसको हटा देते हैं। सोडियम प्लस
का रिडक्शन हो सकता है, H2O का रिडक्शन हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है सोडियम के साथ, अगर इसका रिडक्शन होगा तो सोडियम बनेगा, और सोडियम कभी भी एक्वस मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुरंत वाटर के साथ कंबाइन करके NaOH और H2 बना देता है। तो जब NaOH और H2 बना दे रहा है, इसका मतलब सोडियम बन के भी किसी काम का नहीं है, बनते ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। तो जब भी कभी रिएक्टिव मेटल होगा, रिएक्टिव मेटल मतलब अप टू एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक के पूरे एलिमेंट्स अप टू एल्युमिनियम, जो तुम लोग का एक्टिविटी सीरीज होता है, जब भी कभी रिएक्टिव मेटल्स होंगे तो रिएक्टिव मेटल्स का हम लोग रिडक्शन नहीं करा सकते। ऑल्दो हो सकता है बट वाटर के प्रेजेंस में नहीं होगा। मोल्टेन अगर दे रखा होता कंपाउंड तो रिडक्शन होता, बट अगर वाटर के प्रेजेंस में कोई रिएक्टिव मेटल देगा तो सीधा याद रखना इसका रिडक्शन हम लोग नहीं करा सकते, क्योंकि रिडक्शन होने के बाद भी ये वाटर से रिएक्शन करके अपने को आयन में कन्वर्ट कर लेगा। तो सोडियम भी खत्म हो गया, बचा गया अपने पास H2O, और जब H2O का हम लोग रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने पे हम लोगों को H2 गैस मिलेगा और साथ ही साथ OH माइनस मिलेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको 2 स्पीसीज में हम लोग एड अप करके ऐसा काम कर सकते हैं। तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आराम से हम लोगों को H2 गैस का फॉर्मेशन देगा, और H2 गैस के साथ साथ 2 OH माइनस का फॉर्मेशन दे रहा होगा। ये रिएक्शन तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पता चल जाएगा या फिर पता चल गया होगा। तो इस केस में H2 गैस और OH माइनस का फॉर्मेशन हुआ, तो Na प्लस के साथ हम लोग आराम से इस OH माइनस को लिख करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तुम्हारा एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन के साथ प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है हम लोगों को। पहला चीज ये कि अगर रेडिकल बन रहा है तो वुर्ज रिएक्शन का जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाला पार्ट था, कि अगर रेडिकल में अल्फा कार्बन हुआ तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, वो यहाँ पे भी वैलिड होगा, पहला चीज। और उसके अलावा एक और चीज वैलिड होगा, हम लोग के इस पूरे रिएक्शन में एक तो ये भी ऑक्सीजन रेडिकल है और एक R रेडिकल है। तो R रेडिकल के साथ कंबाइन किया, ये नॉर्मल चांस है अल्केन बनने का, ये हम लोगों का प्रोडक्ट बनाएगा, और डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट में। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोगों का ऑक्सीजन रेडिकल खत्म नहीं हुआ हो पूरा और R रेडिकल बढ़ गया हो, तो इस केस में ऑक्सीजन रेडिकल R रेडिकल के साथ भी कंबाइन करके आराम से एक ईस्टर का फॉर्मेशन भी करा सकता है। बट क्योंकि ईस्टर मेन प्रोडक्ट नहीं है तो इसको भी हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इस बार हम लोग का ईस्टर का भी फॉर्मेशन होना है। ये एक चीज हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा, पहला चीज। और ईस्टर में भी एक छोटा सा पॉइंट होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। R रेडिकल का स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ेगा मतलब रिएक्टिविटी घटेगा, तो ये R रेडिकल आपस में कंबाइन नहीं करना चाहेंगे, तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, तो ईस्टर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इस चीज को आगे हम लोग मेंशन करेंगे, अभी के लिए नीचे जो मैकेनिज्म लिख रखे हैं उसको नोट डाउन कर लो, और अगर किसी को किसी पार्ट में डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। ऊपर के जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट थे वो तो तुम लोग को नोट्स में PDF में मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इन सब चीजों को जो तुम लोग को नोट्स कॉपी में रखना होता है, नोट कर लो। और नीचे जो पॉइंट्स लिखवा रखे हैं उन पॉइंट्स को तो याद रखना ही रखना है कि CO2 वाला पार्ट एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन के पार्ट टाइम पे एनोड वाले पार्ट पे CO2 लिबरेट हुआ था। ऐसा पूछा जा सकता है कि CO2 गैस एनोड पे लिबरेट होता है, H2 गैस कैथोड पे लिबरेट होता है, इसलिए इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग आराम से। जो पॉइंट स्टार मार्क कर रखे हैं तुमको भी मालूम है कि इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब मतलब ये मैकेनिज्म बहुत यूनिक मैकेनिज्म है, पूछा भी जाता है सवाल में, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे याद रखना। इनफैक्ट आगे जितने भी नेम रिएक्शन आने वाले हैं सब यूनिक पार्ट है, सबको याद रखना पड़ेगा। मैकेनिज्म छोटा छोटा होगा बट पॉइंट्स थ्योरेटिकल याद रखने होंगे।
तो नीचे के पॉइंट्स नोट करते जाओ और उसके बाद फिर क्वेश्चन वाले पार्ट पे आएंगे। अच्छा हाँ, सेकेंड पॉइंट हम एक्सप्लेन बस कर दे रहे, ऊपर वैसे लिख दिया था। जब एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो मीडियम में H2O भी बन रहा है, सॉरी OH माइनस भी बन रहा है। तो OH माइनस अगर बन रहा है मतलब सॉल्यूशन का जो pH वाला पार्ट है वो इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा रिएक्शन होगा pH वाला पार्ट उतना ही ज्यादा बनता जाएगा, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कंपाउंड में OH माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है। और बाकी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस एक शायद पॉइंट ये है पेरोक्साइड वाला पार्ट। तो पेरोक्साइड बॉन्ड वीक होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली बार बताया था। तो पेरोक्साइड बॉन्ड जो बन सकता था ऑक्सीजन रेडिकल के कॉम्बिनेशन से, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर बनता भी है तो भी ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए उसको अवॉइड करेंगे। बाकी हम लोग ईस्टर बना सकते हैं, अल्काइल लेड बनेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनेगा। ईस्टर का अमाउंट तब बनेगा, बढ़ता जाएगा, जब कार्बन चेन का रेडिकल का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा। बाकी पॉइंट्स हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हम लोग के क्वेश्चंस वाले पार्ट का टाइम आ रखा है। और बाकी क्वेश्चंस भी वुर्ज रिएक्शन के जैसे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नया पार्ट नहीं रहने वाला है यहाँ पे। चलो ध्यान दो, सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं थोड़ा। प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या करना है। तो जैसे मान लो वुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हेलोजन होता, तो क्या करते, तो इसी टाइप का दूसरा कंपाउंड लेते, दोनों हेलोजन को हटाते, यहाँ रेडिकल बना, दोनों को कंबाइन कर देते। तो इस बार CO2 हटेगा, जैसे हेलोजन हट रहा था, तो इसी टाइप का दो स्पीसी ले लो, CONA, दूसरा एक और स्पीसी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, COONA, और उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ रेडिकल बनेगा, दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा, तो 2 कार्बन बाकी बचे 2 कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो आराम से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब वुर्ज रिएक्शन है, बस मैकेनिज्म रिएजेंट थोड़ा चेंज हो गया, बट प्रोसेस सेम है, प्रोडक्ट सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो पहले वाले केस में प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं, नोट कर लो एग्जाम्पल। और इसमें हम ज्यादा एग्जांपल्स मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन में मेंशन कर चुके हैं। तो एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मेंशन करेंगे और सीधा फिर हम लोग क्लास एंड करके वर्कशीट में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वर्कशीट में जो क्वेश्चन देंगे उसको ऑनेस्टली ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि इन तरह के क्वेश्चंस तुमको बुकलेट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे, होता ही नहीं है ज्यादा क्वेश्चन। इसलिए वो रिएक्शन पे तो मिल भी जाएगा, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस पे भी मे भी मिल जाएगा, बट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए सॉल्व कर लेना वर्कशीट। और जिसको भी डाउट होगा वो अलग से डाउट क्लासेस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लाइव डाउट क्लासेस भी मिलेगा, बट
तो अलग से बोल देना डाउट क्लास के लिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी कंसेप्ट में डाउट है तो। सेकंड वाले क्वेश्चन में वापस से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा, तो अगर हमको ये सवाल सॉल्व करना होगा तो हम सिंपली इसको हटाएंगे, यहाँ रेडिकल, दूसरे को हटाएंगे रेडिकल, और क्योंकि रेडिकल है तो 3 मेंबर रिंग बनाओ, 4 मेंबर रिंग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से दोनों कार्बन कंबाइन होकर के 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हम लोग के प्रोडक्ट बनाने का सिंपल सा स्टेप होगा। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हंस-डिकर रिएक्शन, फिर एल्कोहल फॉर्मेशन, असाइलिन कंडेंसेशन और हेलोजनेशन, ये 4 पार्ट देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए कवर, बट हेलोजनेशन में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी होगा तो आराम से हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हेलोजनेशन का 50% पार्ट क्या हम लोग 60% पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसमें ये आइसोमरिज्म वाले पार्ट में, तो हेलोजनेशन वाले टॉपिक से ज्यादा मतलब नहीं रह पाएगा। उसका 30% जो मैकेनिज्म से ओरिएंटेड पार्ट है केवल वही एक्सप्लेन करना है, तो नेक्स्ट क्लास में आराम से कवर हो जाएगा। बट फिर भी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर किसी को कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो तुरंत पूछ लेना, तो आराम से हम धीरे धीरे ही उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करा देंगे। आज के टॉपिक में अगर किसी को डाउट है तो बताओ, अगर डाउट नहीं है तो फिर आज के लिए बहुत ज्ञान बांट दिया तुम लोगों को। बताओ भाई, किसी को डाउट है? डाउट तो तुम लोग को होता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तुम लोग भर भर के करता है, क्वेश्चन में तुम लोग बनाता नहीं है, कहाँ से इतना अंतर्यामी बन गया तुमको, हमको यही नहीं समझ में आता है। डाउट पूछा कर लो, और नहीं तो एटलीस्ट क्वेश्चंस वगैरह ढंग से सॉल्व किया करो। क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो मतलब एक्चुअल में कोई फायदा नहीं होगा फिर, क्योंकि आगे जाने के बाद अब मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करेंगे ही करेंगे। अब जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके मिसलेनियस होगा। मतलब वर्कशीट अब तुम लोग को मिलते जाएगा जिसमें हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस ही मोस्टली डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होगा तो तुमको अभी तक जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर होकर के होने चाहिए। अगर डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे होंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन करने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। और हाँ, एक चीज प्रॉब्लम होगा, जैसे क्योंकि रिएजेंट तो सब लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, ये तो हमको मालूम है, तो इसलिए अगर रिएजेंट वाला पार्ट याद नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रिएजेंट्स वाले पार्ट को देखते चले जाओ, और इसीलिए हम बार बार सीक्वेंशियल रिएक्शन देंगे, क्योंकि सीक्वेंशियल रिएक्शन देने से क्वेश्चंस को याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोग आराम से गड़बड़ कर दिए क्या? तो हाँ, सीक्वेंशियल रिएक्शन वाला पार्ट हम देते चले जाएंगे। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले पार्ट को देने से तुम लोग के जो रिएजेंट्स को याद रखने का पार्ट है वो आसानी से होता चला जाएगा। तो सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले पार्ट का वेट करना, थोड़ा कॉपी में सीधा उस रिएजेंट को देखना, सॉल्व करना, रिएजेंट को देखना, सॉल्व करना, और बाकी रिवीजन के लिए तुम लोग को बता ही दिया है। बस 10-15 दिन में तुम लोग का आराम से अलग से रिवीजन का छोटा छोटा मॉडल टाइप का बना करके अपलोड करना शुरू करेंगे। जो मेन भारी भारी टॉपिक्स है पहले उसको देखेंगे, आसान टॉपिक एक्सपेक्ट करेंगे तुम लोग खुद से कर लो, और नहीं भी करो तो हम एटलीस्ट बना देंगे वीडियोस का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी जो पीडीएफ भेजेंगे उसमें वर्कशीट होगा, उन क्वेश्चंस को तुम लोग को सॉल्व भी कर लेना है। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।